गुजरात के एक छोटे से गांव में हसन नगर नाम का एक प्यारा सा गांव था। यहाँ पर एक खड़ूस ढाबे वाला था जिसका नाम था राजू। राजू बहुत ही लालची किस्म का आदमी था। उसके ढाबे का नाम था हसन नगर दाल भात ढाबा। गांव में एक ही ढाबा था और राजू बड़ा पैसे वाला, इसके कारण लोग कुछ भी नहीं कहते थे। एक दिन एक ग्राहक दाल भात खाकर पैसे देने लगा तो राजू का असली रंग सामने आया। क्या दाल भात पेट भर खाया और पैसे देते समय आधे पैसे दे रहे हो? अरे मैं तो यहाँ का रोज का ग्राहक हूँ, कल ही आकर मैं पूरे पैसे दे दूंगा। कहाँ भाग जा रहा हूँ? नहीं नहीं, मेरे यहाँ उधारी नहीं चलता है। तुमको आज उधारी दे दूंगा तो कल से सारे गांव वाले उधारी खाने लगेंगे। तुम गांव के हो, इसके बावजूद भी मुझे तो मेरा पूरा पैसा चाहिए भैया। एक दिन देख लेना, तुम्हारी इसी घमंड और इसी लालच की वजह से तुम्हारा दुकान बंद हो जाएगा। मेरी दुकान पर खड़े होकर मुझे ही बद्दुआ दे रहा है। यहां से भाग जाओ वरना तुझे बहुत पीटूंगा। राजू ऐसे ही लोगों से बदतमीजी से बात करता था। संजय और जल्पा नाम के पति पत्नी गुजरात के हसन नगर गांव की ओर जा रहे थे। उनकी आंखों में एक उम्मीद थी, एक जज्बा था। जी, ऐसा क्या वहां के मुखिया हमारी मदद करेंगे? हाँ, मेरे पिताजी की बहुत अच्छी मित्रता थी उनसे, वो जरूर मदद करेंगे। वो दोनों गांव के अंदर जा ही रहे होते हैं कि तभी उनकी नजर सामने के ढाबे पर पड़ी। हसन नगर दाल भात ढाबा। दोनों उसको कुछ देर देखने के बाद आगे बढ़ जाते हैं। आगे एक चौपाल पर कुछ लोग बैठे हुए बातें कर रहे थे। जय द्वारकाधीश काका। अरे बेटा, जय द्वारकाधीश। कहाँ से आए हो बेटा? पहले तो कभी यहाँ नहीं देखा तुम्हें। काका, हम हसन नगर से आए हैं, यहाँ हम नए हैं। अरे काका, मुखी का घर किस तरफ है? वहां बैठे लोगों ने संजय को मुखी के घर का रास्ता बता दिया। लेकिन बेटा, गांव में तुम्हें तो पहले कभी नहीं देखा और ये तुम्हारी पत्नी भी लग रही है। तुम कहाँ से आए हो बेटा? आजकल थोड़ा कम याद रहता है। काका, हमारे गांव में बहुत ज्यादा पानी की कमी के कारण भूखमरी जैसे हालात हो गए हैं। इसके कारण लोग गांव छोड़कर बाहर कमाने के लिए जा रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ आए हैं। अरे ऐसी बात है, जाओ जाओ, मुखी जी बहुत अच्छे हैं, तुम्हारी मदद करेंगे। उसके बाद वो मुखी के घर चले जाते हैं। अरे मुखी जी, नमस्ते नमस्ते। जय द्वारकाधीश। हम आए, जय द्वारकाधीश। बताओ क्या समस्या है? पर समस्या बताने से पहले ये बताओ तुम हो कौन? अरे मुखी जी, मैं संजय हूँ, जयेश जी का लड़का, जो शादियों में खाना बनाते हैं। अरे वो बेटा, उस समय तो तुम्हारी शादी नहीं हुई थी। ये कौन है, तुम्हारी पत्नी है क्या? संजय ने अपनी पत्नी जल्पा से मुखी जी को मिलवाया। अरे बहुत बढ़िया भाई, तुम आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम्हारे पिता के साथ मेरी काफी अच्छी मित्रता है। आओ आओ, अंदर आओ, बैठकर बातें करते हैं। सब अंदर आकर बैठकर बातें करने लगे। बताओ, तुम्हारे पिताजी की तबीयत कैसी है अभी? उनका शुगर कम हुआ या नहीं? हाँ ठीक है, ऐसे ही कह सकते हैं। और बताओ, कैसे आना हुआ तुम्हें? मुखिया जी, गांव में अचानक पानी की कमी के कारण भूखमरी जैसे अकाल आ गया है। इसके कारण मैं यहाँ काम करने के लिए आया हूँ। अरे अरे, तुम्हारे पिताजी तो ठीक है ना? हाँ, पिताजी ठीक है। मैं बाहर काम करके उन्हें पैसे भेजता रहूंगा। अभी गर्मी का महीना गुजर जाएगा, तब मैं वापस जाऊंगा और हम खेती करेंगे। अच्छा, तो घर संभाल रहे हो। बताओ, मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ? मुखिया जी, मुझे यहाँ रहने की व्यवस्था और कुछ काम मिल जाता तो बहुत कृपा होती आपकी। देखो,
तुम्हारे पिता की तरह तुम्हें खाना बनाना आता ही होगा। गांव में एक ढाबा है, वहां पर तुम काम कर सकते हो। हाँ हाँ मुखी जी, मैंने गांव में आते समय वो ढाबा देखा था। लेकिन ध्यान से, वो बहुत ही लालची किस्म का आदमी है, उससे थोड़ा बचकर ही रहना। फिर क्या था, अगले दिन ही संजय उसी ढाबे पर पहुंच जाता है। अरे भैया, मैं हसन नगर से आया हूँ, आपके यहाँ रसोइये की जरूरत है क्या? जगह खाली तो है, पर तुम्हें क्या क्या बनाना आता है? हमारे यहाँ दाल भात और सब्जी मिलती है। मैं और मेरे पिताजी शादियों में खाना बनाते थे। मुझे बिहार की फेमस तड़केदार दाल और देसी घी वाला भात बनाना आता है। साथ में 5 तरह की सब्जी भी बना सकता हूँ। आप एक बार मेरे हाथ का खाना खाकर देखिए, आपको मजा ना आए तो मुझे मत रखिएगा। ठीक है, आज तू ही खाना बना। अगर तेरी दाल भात लोगों को पसंद आई तो मैं तुझे काम पर रख लूंगा। ठीक है भैया, मैं बहुत अच्छा बनाऊंगा, आप देखते रहिए। फिर क्या था, आज संजय ने खाना बनाना शुरू किया। सरसों का तेल, राई, जीरा, हरी मिर्च और करी पत्ता तड़का लगाया और उसमें मसूर की दाल डाली। दूसरी तरफ देसी घी में भात चढ़ा दिया। साथ में आलू बैगन की सब्जी भी बना दी। कुछ ही देर में उसका खाना तैयार था, जिसकी खुशबू पूरे ढाबे में फैल गई। अरे वाह, खुशबू तो अभी से ही बहुत अच्छी आ रही है। बस लोगों को पसंद आ जाए, तेरी नौकरी पक्की। कुछ ही देर में ग्राहक आने लगे। अरे, आज तो अलग ही खुशबू आ रही है भैया। क्या बनाया है ढाबे पर? वो नया लड़का आया है ना गांव में, उसी ने आज दाल भात और सब्जी बनाई है। आप लोग बैठो, खाकर देखो। संजय ने उन लोगों को दाल भात और सब्जी परोस दी। वो लोग खाने के मजे ले रहे थे। अरे क्या बात है, आज तो कमाल हो गया। ऐसी दाल भात तो मैंने कभी नहीं खाई। ये तड़का, इसमें क्या क्या डाला है भैया? किसी और दिन बैठकर आराम से बताऊंगा। बस आप लोगों को पसंद आई, मुझे बहुत अच्छा लगा। वो लोग संजय की दाल भात खाकर तारीफों के पुल बांधकर चले गए। ठीक है भाई, कल से तुम मेरे यहाँ दाल भात और सब्जी बनाना, पर तुम्हें महीने के मैं सिर्फ 6,000 रुपए ही दूंगा। धीरे धीरे तनख्वाह बढ़ा दूंगा। संजय ये सुनकर खुश हो गया। घर पहुंचकर उसने जलपा को सब बताया। ऐसा भाग्यवान, सुनती हो, मुझे काम मिल गया। क्या सच में जी? तो अब हम माँ पिताजी को महीने में पैसे भेज दिया करेंगे, उनको भी कोई परेशानी नहीं होगी। हाँ, पूरे 6,000 रुपए महीने के दे रहे हैं। 2,000 रुपए हम अपना खर्चा काट भी लेंगे तो बाकी के पैसे गांव भेज सकेंगे। अजी जरा बचकर रहिएगा। मुखी जी कह रहे थे कि उस ढाबे का मालिक बड़ा ही लालची और क्रूर किस्म का आदमी है, आपको कभी भी फंसा सकता है। जिसके पास इतनी होशियार पत्नी हो, उसे डरने की क्या जरूरत? अगले दिन से संजय सुबह जाकर खाना बनाने लगा। जैसे ही संजय ढाबे पर पहुंचता, लोगों की भीड़ लग जाती। अरे संजय, अब देर ना करो, भैया पेट में चूहे कूद रहे हैं। बस हमें वो महक चाहिए जो आपके दाल भात में से आती है। बैठो बैठो, अभी परोस देता हूँ। ग्राहक मजे से दाल भात खा ही रहे थे कि तभी राजू आ गया। वो संजय को अंदर ले जाकर कहने लगा, कल की बची हुई दाल और सब्जी का क्या किया? मैंने तो फेंक दी। अगली बार से वो बची हुई दाल और सब्जी को मत फेंकना, उसको एक बर्तन में रखकर नीचे पानी डाल देना। अगले दिन जब ताजा खाना बनाओ तो उसमें मिलाकर ग्राहकों को दे देना, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। क्या बात कर रहे हो राजू भैया, ऐसा कैसे हो सकता है? हम किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। वो हमें पैसे देते हैं और हम पैसे के बदले उन्हें अच्छा खाना देते हैं। जब हमें पैसे मिल रहे हैं तो हम उन्हें बासी खाना क्यों खिलाएंगे? संजय,
आराम से बोलो, ग्राहकों तक आवाज नहीं जानी चाहिए और जो भी मैं बोलूं उसे पूरा करना होगा। तुम्हें वही काम करना होगा क्योंकि मैं तुम्हें पैसे देता हूं। संजय नया नया था, इसलिए कुछ नहीं बोला। मन ही मन सोचने लगा, इसीलिए लोग इसे लालची और मक्कार कहते हैं। बासी खाना लोगों को खिला रहा है। अभी तो मुझे पैसों की जरूरत है, अभी मैं कुछ बोल भी नहीं सकता। ऐसे ही कुछ महीने चलते रहे। लोगों को संजय के हाथ की दाल, भात और सब्जी बहुत पसंद आ रही थी। एक दिन संजय ने हिम्मत करके बात की। राजू भैया, महीना हो गया ना, आप मुझे पैसे दे दो। और आपके यहाँ काम करते हुए मुझे 3-4 महीने हो गए हैं। आप मेरी पगार बढ़ा दीजिए। अरे और ज्यादा पैसे क्या करेगा, इतने में तेरे घर तो चल रहे हैं ना। अभी हमारे गांव में हालात खराब थे, इसीलिए मैं इतने कम में काम कर रहा था, वरना हम तो शादियों में खाना बनाते हैं। आप जितना महीने में कमाते हो, हम 1-2 शादी में उससे ज्यादा कमा लेते हैं। ठीक है, पैसे ले जाना। कुछ और दिन बीत गए। एक दिन संजय ने फिर बात की। राजू भैया, आपने 2 महीने की पगार नहीं दी है। ऐसा ही चलता रहा तो मैं आपके यहाँ काम नहीं कर सकता। मैं अपना खुद का ठेला या ढाबा खोल लूंगा। अगर ये अपना दुकान लगा लेगा तो लोग मेरे पास खाने आएंगे ही नहीं। सारे लोग तो इसकी दाल भात के दीवाने हो गए हैं। कुछ करके इसे रोकना पड़ेगा। ठीक है, आज शाम को पैसे ले लाना। शाम को संजय पैसे लेकर घर की ओर जा रहा था। अचानक रास्ते में 2 आदमियों ने उसे घेर लिया। अरे कहाँ जा रहा है इतनी जल्दी में? खजाना तो नहीं मिल गया? हम दोनों चोर हैं। जल्दी से तेरे पास जितने पैसे हैं हमें दे दे, वरना हम दोनों तुझे इतना पीटेंगे कि तू चलने लायक नहीं रहेगा। भैया, हम तो एक मजदूर हैं, एक ढाबे पर खाना बनाकर घर वापस जा रहे हैं। भला मेरे पास पैसे कहां से आएंगे? मुझे घर जाने दो। अरे साले झूठे इंसान, मैंने तुम्हारा पीछा किया है और मुझे पता है कि तुम्हारे पास कितने पैसे हैं। तुझे अपनी हड्डी पसली प्यारी है या पैसे? संजय बेचारा 2 लोगों से लड़ भी नहीं सकता था। वो चुपचाप मार खाकर घर लौट आया। घर आकर उसने सारी बात जलपा को बताई। अब क्या करेंगे हम लोग? पैसे कैसे भेजेंगे घर? महीना हो गया, अगर पैसे नहीं भेजे तो लोग क्या खाएंगे? चिंता मत करो, मैं कल ही मुखी के पास जाता हूं। अगले दिन संजय उदास होकर मुखी के पास चला गया और सारी घटना बता दी। मुखी जी, मेरी मदद कर दो। तो क्या उन लोगों का चेहरा दिखा? नहीं मुखी जी, मुझे लगता है वो गांव के बाहर के लोग थे। ठीक है, तुम चिंता मत करो। इस महीने तुम्हें कुछ पैसे दे देता हूं, गांव की ओर भेज देना और थोड़ा उस राजू से बचकर रहना। चालाक नहीं, लालची कहो उसे। अपने खाने में मिलावट करता है, बासी खाना लोगों को खिलाता है, पगार देर से देता है, लोगों से अच्छा व्यवहार नहीं करता। इसीलिए मैं उसके यहाँ काम छोड़ने वाला हूँ। लोग कह रहे थे तुम आए हो, इसीलिए वो ढाबे पर खाना खाने जा रहे हैं। अगर तुमने काम छोड़ा तो सारे लोग तुम्हारे पास आएंगे। ठीक है, मैं जल्दी ही अपना दुकान लगा लूंगा। उसी शाम संजय फिर पैसे लेकर राजू के घर की ओर जा रहा था और फिर वही दोनों चोर आ गए। पहचाना कि नहीं मुझे? मैं वही हूं जिसने तुम्हारे पैसे चुराए थे। बिना कुछ किए आज भी पैसे दे दो। एक बात बताओ, तुम दोनों को कैसे पता कि मेरा नाम संजय है? और बार बार कैसे पता चल रहा है कि मैं किस वक्त पैसे लेकर जा रहा हूं? तुम ज्यादा दिमाग मत चलाओ, चुपचाप पैसे दो। ठीक है, ये लो पैसे। पर एक बात याद रखो, तुम जिसके लिए भी काम कर रहे हो वो जल्द ही पकड़ा जाएगा। संजय ने पैसे दिए और सीधे राजू के घर चला गया।
राजू भैया, आज वो दोनों चोर फिर आए थे और सारा पैसा लेकर चले गए। मैंने सोचा आपको बता दूं। क्यों संजय, रोज रोज तो चोरी नहीं हो सकती। मुझे पता है सारे पैसे तू ही अपने पास रख रहा है। अब घर जा, इसका निर्णय कल होगा। संजय घर आ गया। उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। तभी जलपा ने पूछा, क्या हुआ जी, आपको किसी पे शक है क्या? वही तो जी, आपका नाम चोरों को कैसे पता चल सकता है? ये राजू ही करवा रहा है, लेकिन बिना सबूत के कोई नहीं मानेगा। इसलिए सुनिए, मैं बताती हूँ क्या करना है। जलपा पढ़ी लिखी और होशियार लड़की थी। उसने संजय को एक योजना बताई। अगले दिन संजय ढाबे पर गया और खाना बनाया। शाम को राजू चला गया। सुनो, मैं घर जा रहा हूँ, तुम काम करके पैसे लेकर आ जाना। शाम को सारा खाना बिक गया। संजय ने पैसे गिने। फिर जलपा की बताई योजना के अनुसार उसने उन पैसों पर लाल स्याही लगा दी। वो स्याही इतनी गहरी थी कि धोने पर भी कई दिनों तक नहीं जाती। संजय पैसे लेकर निकला और जैसा सोचा था वही हुआ। फिर वही दोनों चोर आए। चल भाई, आज भी पैसे निकाल। ये लो। संजय ने पैसे दिए और सीधे राजू के घर चला गया। राजू भैया, आज फिर चोरी हो गई, पर मुझे पता है चोर कौन है। क्या? कौन है? कल पंचायत में बताऊंगा। अगले दिन सुबह सुबह राजू मुखी को लेकर संजय के घर आ गया। संजय, पंचायत में चलो, वही निर्णय होगा। पंचायत बुलाई गई। सारे गांव वाले जमा हो गए। संजय, तुम्हारे ऊपर राजू ने चोरी का इल्जाम लगाया है। उसका कहना है कि ढाबे के पैसे तुम घर ले आए और कह रहे हो कि चोरी हो गई। मुखी जी, मैं दुकान बंद करने के बाद पैसे लेकर राजू भैया के घर ही आ रहा था। रास्ते में वही दो चोर आए और पैसे ले गए। मुझे समझ नहीं आता चोरों को कैसे पता चल रहा है कि मैं किस वक्त पैसे लेकर जा रहा हूं। अरे, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मुखी जी, न्याय करना है तो सही तरीके से करिए। अगर कोई सबूत है तो बोलिए। संजय बेटा, यहाँ इतने सारे लोग हैं, उन्हें भी जानना है कि सच क्या है। अगर तुम्हारे पास सबूत है तो बताओ। संजय कुछ देर चुप रहा, फिर अचानक जोर जोर से हंसने लगा। क्यों हंस रहे हो? पगला गए क्या? नहीं राजू भैया, मैं नहीं पगला गया, बल्कि चोर को पकड़ लिया है, इसीलिए हंस रहा था। संजय, कौन है चोर, बताओ। चोर यही राजू है। यही अपने लोगों को भेजकर चोरी करवाता था। मुखी जी, इस राजू के हाथ देखिए। मुखी और गांव वाले राजू के हाथ देखते हैं। राजू के हाथों पर गहरी लाल स्याही लगी थी। मेरी पत्नी के कहने पर मैंने कल के पैसों पर लाल स्याही लगाई थी। वो स्याही इतनी गहरी थी कि धोने पर भी दिनों तक नहीं जाती। यही है सबूत। वो तो मैं कल कपड़े धो रहा था, उसका रंग लग गया। आखिर सच सामने आ ही गया। हम भी तो सोच रहे थे गांव में ऐसा कौन है जो सिर्फ संजय भैया का ही पैसा चोरी कर रहा है और किसी का नहीं। तो गांव वालों, आज न्याय होता है। इस राजू का ढाबा हमेशा के लिए बंद किया जाएगा और अब से गांव में संजय का ही ढाबा चलेगा।
ये सुनते ही गांव वाले खुश हो गए, पर संजय ने हाथ उठाकर सबको रोका। नहीं मुखिया जी, मेरे पिताजी ने कहा है कभी किसी का गलत ना हो। भले ही राजू भैया ने मेरे साथ गलत किया, लेकिन उनका भी परिवार है। आप ऐसा कीजिए, 2 महीने के लिए वो अपना ढाबा बंद रखें। 2 महीने बाद मैं अपने गांव चला जाऊंगा। उसके बाद राजू भैया अपना ढाबा चला सकते हैं। संजय, तुम भी अपने पिता के जैसे ही बड़े दिल वाले हो। मुखी ने यही फैसला सुनाया। लगातार 2 महीने तक संजय ने हसन नगर गांव का ढाबा संभाला। उसके हाथ की दाल भात और सब्जी की खुशबू पूरे गांव में फैली रही। और फिर वो समय आया चलो भाग्यवान, घर चलते हैं। पिताजी इंतजार कर रहे होंगे। हाँ जी, चलते हैं। गांव की मीटिंग हमेशा याद रहेगी। संजय और जल्पा हसन नगर गांव से विदा हुए, पर उनकी ईमानदारी, मेहनत और बड़ा दिल गांव के हर दिल में हमेशा के लिए बस गया। यही थी आज की हमारी हसन नगर के ढाबे की कहानी।